Hello friend, this is Gyanendra Kumar, currently working in a railway PSU. I welcome you all on my YouTube channel that is Concepts Through Questions. आज हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग का सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप. दिस इज द लेक्चर 1. सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉइल मॉइस्चर क्या होता है. जो भी सॉइल्स होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं या साइज ऑफ वॉइड्स बड़ा भी हो सकता है, बट टिनी वॉइड्स जो होते हैं खासकर जो क्ले टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो टिनी वॉइड्स होते हैं उसको पोर्स बोलते हैं. उस पोर्स में वाटर हेल्ड अप होता है, वाटर आकर ठहरा हुआ होता है और उस वाटर को सॉइल मॉइस्चर कहते हैं. वाटर हेल्ड इन द पोर्स ऑफ द सॉइल टर्न एज सॉइल मॉइस्चर. The rate of entry of water into the soil, its retention and then its movement and availability to plant roots are physical phenomenon that contribute to the growth of the vegetation. मतलब किस रेट से वाटर इंटर कर रहा है किसी सॉइल में और कितना रिटेन कर रहा है, हाउ मच वाटर इज रिटेनिंग इन द सॉइल क्लस्टर एंड देन इट्स मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी. मतलब किस तरह से मूवमेंट हो रहा है वाटर का और कितना वाटर जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए अवेलेबल है. ये सारे जो फिजिकल फिनोमेना है वो किसी भी वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. मतलब ये जो सारे फिजिकल फिनोमेना है उसी के बदौलत जो है वेजिटेशन का ग्रोथ होता है. अब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल पोर्स. दो तरह के सॉइल पोर्स होते हैं. एक तो स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं और एक लार्ज पोर्स होते हैं जिसको नॉन कैपिलरी पोर्स बोलते हैं. अब ये स्मॉल पोर्स क्या होते हैं, जैसे क्ले पार्टिकल्स है, क्ले में जो साइज ऑफ वॉइड्स होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे होंगे. उसमें वाटर रिटेंशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन ड्रेनेज बढ़िया से नहीं हो पाता है. मतलब वाटर ड्रेन आउट नहीं हो सकता आसानी से और एरिएशन का भी प्रॉब्लम होता है उसमें. मतलब एयर सर्कुलेशन उसमें प्रॉपर नहीं हो पाता है. तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो पोर्स होते हैं उसको स्मॉल पोर्स बोलते हैं. ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि साइज ऑफ पोर्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं. तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उस पोर्स में अटक जाता है और मतलब सरफेस टेंशन की सहायता से जो एडहेसिव फोर्स की सहायता से जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसके चारों तरफ वाटर का मॉलिक्यूल चिपक जाता है. और दूसरा है हमारा लार्ज पोर्स जो कि सैंड्स में होते हैं. सैंड्स में जो पोर्स का साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, लो होता है, और लेकिन उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है. मतलब पानी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र मूवमेंट आसानी से हो सकता है पानी का. और एरिएशन भी बहुत आसानी से होता है क्योंकि साइज ऑफ वॉइड्स ज़्यादा बड़ा होते हैं तो एयर का सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है. तो जो सैंड्स में जो वॉइड्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उसको हम लार्ज पोर्स या नॉन कैपिलरी पोर्स बोलते हैं. या क्ले में जो वॉइड्स या पोर्स होते हैं उसको हम कैपिलरी और स्मॉल पोर्स बोलते हैं. अब है कि बढ़िया सॉइल कब होगा, जब दोनों तरह का पोर्स हमारे सॉइल में अवेलेबल होंगे तो बढ़िया सॉइल होगा. मतलब हमें पेड़ पौधे के ग्रोथ के लिए एयर का सर्कुलेशन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए. तो आइडियल सॉइल किसको कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज वॉइड्स या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पोर्स. तो लोम सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है जिसमें कि सैंड्स भी होते हैं, क्ले होता है और सिल्ट होता है, जिसमें कि तीनों का मिक्सचर होता है. तो इसमें सफिशिएंट वॉइड्स होते हैं, साइज ऑफ वॉइड्स भी बड़े होते हैं. मतलब वाटर का मूवमेंट भी आसानी से हो जाता है और एरिएशन भी हो जाता है, मतलब एयर सर्कुलेशन भी हो जाता है और वाटर का रिटेंशन पावर भी काफ़ी होता है क्योंकि मिक्सचर है, क्ले भी है, तो वाटर को रिटेंशन करने के भी पावर ज़्यादा होता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन. सॉइल वाटर आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी. सॉइल वाटर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं. पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर जो कि 1 से 3 दिन तक ही रहता है. सेकेंड वन होता है कैपिलरी वाटर और तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर. इसको हम एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाना चाहते हैं. वैसे तो इसको इवोपोट्रांसपिरेशन चैप्टर में भी काफ़ी अच्छा से समझाया गया है, लेकिन आप यहाँ देखिए एक सॉइल पार्टिकल्स है, मान लीजिए आपका, ठीक है, ये आपका सॉइल पार्टिकल्स है. अब इसके चारों तरफ जो वाटर है जो काफ़ी स्ट्रांगली हेल्ड अप है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर. और इसके चारों तरफ जो वाटर है ये होता है कैपिलरी वाटर. और इसके चारों तरफ जो वाटर है उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर. ये 1 से 3 दिन में ही ड्रेन आउट हो जाएगा. ये ग्रेविटेशनल वाटर आपका 1 से 3 दिन में ड्रेन आउट हो जाएगा. तो बच जाएगा क्या, कैपिलरी वाटर बच जाएगा
और हाइग्रोस्कोपिक वाटर बच जाएगा। बट पेड़ पौधे इस वाटर को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वाटर है काफ़ी स्ट्रांगली हेल्ड अप होता है सॉइल पार्टिकल से। तो पेड़ पौधों को यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ कैपिलरी वाटर बच गया, ये वाला। अब इस लेवल तक के वाटर को बोलते हैं, अगर आपके खेत में या मिट्टी में इतना लेवल तक ही वाटर है तो इसको बोलेंगे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का मतलब कि अगर इससे नीचे लेवल गया वाटर का तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। बिल्टिंग का मतलब होता है सूखना, तो सूख जाएंगे। अब इस लेवल तक के वाटर को बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। अगर आपके खेत में या मिट्टी में इतना लेवल है वाटर का तो इसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी, और इस लेवल को परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या बिल्टिंग पॉइंट। इससे नीचे जाएगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। ये आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, और ये हो गया ये आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, और ये हो गया आपका कैपिलरी वाटर। दिस इज द ग्रेविटेशनल वाटर। अब उसी चीज़ को इस फिगर से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए कि सारे वॉइड्स जो है वाटर से फिल्ड अप है, तो ये सेचुरेशन कंडीशन है, इसमें ग्रेविटेशनल वाटर है। ये 1 से 3 दिन में ही ड्रेन आउट हो जाएगा। उसके बाद इसके ड्रेन आउट होने के बाद जो वाटर का लेवल बचेगा उसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। और ये फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये इसके बीच जो वाटर है वही है अवेलेबल वाटर, जो कि पेड़ पौधे अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं। इस वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर या अवेलेबल वाटर, ठीक है। और इसके नीचे अगर मान लीजिए कि पानी सूख गया, मतलब पेड़ पौधे जो सारे पानी यूटिलाइज कर लिए, तो इस लेवल पे अगर पानी आ गया तो इसको बोलेंगे बिल्टिंग पॉइंट या परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। अगर इस लेवल से नीचे वाटर का गया लेवल तो पेड़ पौधे सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे हाइग्रोस्कोपिक वाटर सिर्फ रहता है जो कि स्ट्रांगली हेल्ड अप होता है सॉइल के पार्टिकल से। तो इस वाटर को पेड़ पौधे अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ हमने लिख रखा है कि ग्रेविटेशनल वाटर 1 से 3 दिन में ही ड्रेन आउट हो जाता है। कैपिलरी वाटर प्लांट के ग्रोथ के लिए यूजफुल होता है, हेल्ड इन सॉइल बाय सरफेस टेंशन। तो कैपिलरी वाटर जो होता है वो सरफेस टेंशन के द्वारा जो सॉइल के पोर्स होते हैं उसमें हेल्ड अप होता है। इसमें मेनली 2 फोर्स लग रहे होते हैं, कोहेसिव फोर्स प्लस एडहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन के द्वारा वॉइड्स में हेल्ड अप होते हैं। ऑल्सो डिजिग्नेटेड एज अवेलेबल वाटर, इसको अवेलेबल वाटर भी बोलेंगे, क्योंकि यही वाटर है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होता है। प्लांट अपने ग्रोथ के लिए कैपिलरी वाटर को ही यूज करते हैं। द वाटर कंटेंट इन द सॉइल कॉरस्पॉन्डिंग टू परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कॉन्स्टिट्यूट्स द लोअर लिमिट ऑफ द कैपिलरी वाटर। अब बोलता है कि कैपिलरी वाटर का जो लोअर लिमिट होता है वो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट और बिल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैपिलरी वाटर का जो लोअर पॉइंट है वो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है और अपर पॉइंट जो है फील्ड कैपेसिटी है। तो वही बोल रहा है इसमें। अच्छा, थर्ड वन इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बिलो द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट द सॉइल कंटेन्स ओनली द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के नीचे जो है वाटर सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। इस वाटर को यूटिलाइज नहीं कर सकता है पेड़ पौधे अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये जो पानी होते हैं वो सॉइल पार्टिकल से काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। इसको डीअटैच करना और वाटर को ऑब्जर्व करना प्लांट द्वारा मुश्किल होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज इन जनरल नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज, जो मैंने बोला कि प्लांट यूज के लिए जनरली यूजफुल नहीं होता है। अब सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है? अच्छा, सॉइल के पोर्स में पानी तो ठीक है, पानी मौजूद है, लेकिन पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं उस वाटर को आसानी से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये जो पानी होते हैं वो सॉइल के चारों तरफ काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, उसको तो एक्सट्रैक्ट आउट कर ही नहीं सकता है। और उसके ऊपर जो कैपिलरी वाटर भी होते हैं उसमें भी काफ़ी अट्रैक्शन फोर्स रहता है जो सरफेस टेंशन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो उसको डीअटैच करने के लिए, वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए सॉइल जो प्लांट्स के जो जड़ होते हैं उनको टेंशन फोर्स लगाना पड़ता है। उसको खींचने के लिए, वाटर को डीअटैच करके ऑब्जर्व करने के लिए टेंशन फोर्स लगाना पड़ता है, और दैट टेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो इसलिए डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर टेंशन। इसको अब चूँकि फोर्स पर यूनिट एरिया है, दिस इज द सिमिलर टू प्रेशर ही हो गया एक तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको एटमॉस्फेयर्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर।
सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉइस्चर कंटेंट। अब इसका जो जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना सॉइल मॉइस्चर टेंशन कम रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि पानी ज़्यादा रहेगा तो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं उनके द्वारा वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करना आसानी हो जाएगा। जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर टेंशन तो वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है तो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया सॉइल मॉइस्चर टेंशन कहलाया। बट मान लीजिए पानी साफ़ है तो ठीक है, पानी में मान लीजिए कि उसमें कुछ साल्ट घुले हुए हैं, तो अगर सॉल्ट घुले हुए हैं तो पेड़ पौधे के जड़ को वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर कोई सॉल्ट्स मौजूद है तो सॉल्ट्स के केस में वाटर एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है? वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस पहले जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन लग रहा था दोनों का एडिशन होता है। तो इसलिए वो डिफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन विच कंटेन्स एन अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। अगर पानी में अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन के अलावा एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा पेड़ पौधे के जड़ को वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड बाय द सॉइल सॉल्यूशन रिटार्ड्स द अपटेक ऑफ द वाटर प्लांट्स। जो भी सॉइल सॉल्यूशन में जो साल्ट्स घुले हुए हैं वो वाटर को नहीं चाहेगा कि प्लांट्स ऑब्जर्व करें, मतलब उसको रिटार्ड करेगा। अगर प्लांट्स के जड़ वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए कोशिश करेंगे तो सॉल्ट्स उसको अपोज करेगा, रिटार्ड करेगा, इसीलिए ये उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लांट्स ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ बोथ। अब प्लांट्स को ग्रो करना है, वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, वाटर को एब्जॉर्व करना है, तो उसको दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन के खिलाफ और एक ऑस्मोटिक प्रेशर के खिलाफ। तो दोनों फोर्स को अगर ओवरसीड करेगा तभी जाके ये मॉइस्चर एब्जॉर्व कर पाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। अपना फोटोसिंथेसिस के लिए उसको वाटर चाहिए, तो वाटर का यूटिलाइज तभी कर सकता है जब इस टेंशन फोर्स, दोनों टेंशन फोर्स को कम्बिनेशन को, दैट इज सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस को ओवरसीड करेगा तभी वो पानी को एब्जॉर्व कर सकता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो होता है वो दोनों मतलब प्लांट ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ बोथ सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बोथ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। ठीक है। अब सॉइल मॉइस्चर कंसेप्ट कॉन्स्टेंट्स। सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? वाटर, जिससे मैंने आपको बताया कि वाटर का लेवल्स होता है कि मतलब कितना किस लेवल तक वाटर रहेगा तो उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे, किस लेवल तक वाटर रहेगा तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेशन कैपेसिटी, किस लेवल तक वाटर रहेगा तो हम बोलेंगे कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट आ गया। तो ये सारे जो लेवल्स हैं उसको सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। जैसे कि पहला है सैचुरेशन कैपेसिटी। अब जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये सैचुरेशन कैपेसिटी है, मतलब ग्रेविटेशनल वाटर जब तक है तो पूरा 100% सैचुरेशन है, लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल वाटर मतलब ये ड्रेन आउट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर 1 से 3 दिन में ही ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसके बाद जो लेवल बचेगा दैट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। तो वही बोल रहा है कि सैचुरेशन कैपेसिटी कब होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब ये मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल का। इससे ज़्यादा सॉइल, क्योंकि सारे पोर्स इसको फिलअप हो गए हैं वाटर से, तो ये दिस इज द मैक्सिमम वाटर दैट इट कैन हेल्ड। अब इसमें है एट सैचुरेशन कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें सारे वॉइड्स जो हैं वाटर के द्वारा फिल्ड अप है, तो अब जो प्लांट्स है उसके जड़ को कोई भी टेंशन फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, सॉइल मॉइस्चर टेंशन जीरो होगा, क्योंकि पानी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन जैसे वो फील्ड कैपेसिटी पे पहुंचेगा, ये तो ड्रेन आउट हो जाएगा, ड्रेन आउट होने के बाद जैसे ही फील्ड कैपेसिटी पे पहुंचेगा तो फिर सॉइल मॉइस्चर टेंशन लगाना पड़ेगा, और वो सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है 1/3 to 1/10 होता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड बाई सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये तो ग्रेविटी के द्वारा ड्रेन आउट हो गया, अब जो बचा ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो फील्ड कैपेसिटी वाला वाटर बचा, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये इतना अमाउंट ऑफ वाटर बचा के रख दिया। तो
तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड बाई सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। फिर आगे है कि यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए वेट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी रेंजेज बिटवीन 1/10 टू 1/3 एटमॉस्फेयर्स। मतलब 1/10 से 1/3 एटमॉस्फेयर्स का फोर्स प्रेशर लगाना पड़ेगा वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए प्लांट द्वारा। तो फील्ड कैपेसिटी में ही यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड बाई सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी पर यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल गिवन एज परसेंटेज। अब फील्ड कैपेसिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्चुअली क्या है कि फील्ड कैपेसिटी क्या है, वाटर कंटेंट एक तरह से है। तो वेट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर जितना वो सस्टेन कर सकता है अपने पोर्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी, और डिवाइडेड बाई ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ड्राई वेट ऑफ सॉइल। तो इसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? वेट ऑफ वाटर जितना वो हेल्ड अप किया हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और डिवाइडेड बाई टोटल ड्राई वेट ऑफ सॉइल। इट इज अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। जैसे मैंने बताया कि कैपिलरी वाटर का अपर लिमिट है, ये पॉइंट बता दिया। अब परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द फिल्म्स ऑफ वाटर अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स आर हेल्ड सो टाइटली। मतलब अब जो वाटर बचा हुआ है वो सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ इतने टाइटली से मतलब अटैच्ड हैं कि उसको सॉइल का जो प्लांट्स का जो रूट्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकता है। कैन नॉट एक्सट्रैक्ट मतलब अपने ग्रोथ के लिए, सफिशेंटली रैपिड ग्रोथ के लिए वो उस मॉइस्चर को नहीं खींच सकता है, नहीं ऑब्जर्व कर सकता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। जैसा इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ अगर वाटर का लेवल चला गया, दिस वन इज द, यहाँ वाटर का लेवल चला गया तो फिर ये कहेंगे कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या बिल्टिंग पॉइंट आ गया। इसके नीचे अगर वाटर का लेवल चला गया तो जो पेड़ पौधे हैं वो ड्राई होना, मतलब बिल्ट होना शुरू हो जाएंगे और मरना शुरू हो जाएंगे। अब द सॉइल मॉइस्चर टेंशन ऑफ सॉइल एट द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट रेंजेस फ्रॉम 7 to 32 एटमॉस्फेयर। अब 7 से 32 एटमॉस्फेयर प्लांट को लगाना पड़ेगा प्रेशर टू एक्सट्रैक्ट आउट वाटर इस लेवल पे। अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है? डिफरेंस इन द मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्ड। अब ये जो मॉइस्चर है इसके बीच में फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, यही अवेलेबल मॉइस्चर है जो कैपिलरी वाटर है। तो वही बोल रहा है सेम चीज़। अब ये देख, अच्छा यहाँ 1/10 to 1/3 है। 1/3 किसके लिए होगा आप गेस कीजिए? 1/3 ज़्यादा वैल्यू है तो ये क्ले के लिए होगा। क्ले के लिए होगा क्योंकि क्ले के केस में जो वाटर होंगे क्ले के चारों तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्डेड होंगे। तो वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए प्लांट को क्ले के केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जो सैंड होगा सैंड के केस में कम लगाना पड़ेगा। तो ये क्ले के लिए, दिस वन इज फॉर सैंड। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, अब जैसे कि सबको पता है कि बिल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो हमारा पौधा सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसा तो देखते नहीं रहेंगे कि जब बिल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तभी हम इरीगेट करेंगे लैंड को, उससे पहले थोड़ा पहले ही इरीगेट कर देंगे। तो मतलब अवेलेबल मॉइस्चर भी चीज़ मोस्ट ईजिली एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट रूट्स। अब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्लांट को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इसका 75%, ये जो वाटर लेवल है दोनों के बीच का 75% यहाँ तक जैसे ही लेवल हमारा आएगा तो हम इरीगेट कर देते हैं जनरली। तो इस लेवल को हम बोलते हैं रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट लेवल। ठीक है, तो अवेलेबल मॉइस्चर विच इज मोस्ट इजिली एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट्स, इतना है जो बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा प्लांट द्वारा। अब ओनली अबाउट 75% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इज यूजली रेडली अवेलेबल। बोलता है कि 75% जो है रेडली अवेलेबल होता है, मतलब इतना जितना अगर ये 100% है तो इसका 75% रेडली अवेलेबल होता है। अब मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या है? मान लीजिए कि आप एक 10 mm थिक का एक सेचूरेटेड 100% सेचूरेटेड सॉइल का पीस लिए और उसको 1000 टाइम्स ग्रेविटी मतलब 1000 G से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देते हैं, एक रोटेट करा देते हैं। रोटेट कराने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप 1000 G से आप देते हैं 30 मिनट तक। तो उसके बाद जितना वाटर बचता है वो वाटर कहलाता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। ठीक है, इट कैन बी क्विकली डिटरमाइंड इन ए लेबोरेटरी। ये लैब में काफ़ी आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है और इसको हम फील्ड कैपेसिटी के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 100% सेचूरेटेड वाटर है तो अंडर ग्रेविटी
कितना वाटर ड्रेन आउट हो गया और जो वाटर बचा उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा फील्ड कैपेसिटी निकालने का एक तरीका है कि 1000 जी से आप सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दे दो और जो वाटर उसमें बचेगा वो फील्ड कैपेसिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब पहले जो मैं बताया था आपको हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ये सब के बारे में जस्ट मैं एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ ये क्या है, नीचे सॉइल रहेगा, सॉइल के ऊपर और चारों तरफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के ऊपर कैपिलरी वाटर रहेगा और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल वाटर रहेगा। ग्रेविटेशनल वाटर तो जल्दी ही ड्रेन आउट हो जाएगा। अब जब ग्रेविटेशनल वाटर रहेगा सॉइल में तो सॉइल के सारे पोर्स जो होंगे वो फिल्डअप होंगे वाटर के द्वारा। तो उस समय सैचुरेशन कैपेसिटी पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन ऑलमोस्ट 0 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के लिए, मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए 0 एटमॉस्फेयर टेंशन फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जब ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा तो बच जाएगा कैपिलरी वाटर। तो ठीक है, जब ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा तो जिस लेवल पे पहुंचेगा वाटर का लेवल उसको क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होगा, 1/3 टू 1/10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1/3 किसके लिए होगा, क्ले के लिए होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा क्ले के लिए, 1/10 होगा सैंड के लिए। ठीक है, अब जब मान लीजिए कि प्लांट्स इस कैपिलरी वाटर को भी यूज कर लेते हैं, तब जिस लेवल पे वाटर का लेवल पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे, बिल्टिंग पॉइंट या परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के नीचे क्या रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहेगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा सॉइल से, इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट आउट करना मुश्किल है प्लांट्स द्वारा। ठीक है, अब बिल्टिंग पॉइंट पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होगा वो 7 to 32 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 15 एटमॉस्फेयर भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्टिंग पॉइंट के ऊपर एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का लेवल आएगा। ठीक है, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का लेवल क्या हुआ कि जैसे ही इस लेवल से, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लेवल से वाटर का लेवल नीचे जाएगा, हम इरिगेशन कर डालेंगे। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का लेवल के बीच का जो वाटर कंटेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। और ये जो फील्ड कैपेसिटी होगा, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होगा, उसके बीच जो भी वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और ये जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट होगा वो कितना होगा, 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का 75% होगा। ठीक है, इसको मैंने पहले ही बता चुका था, जस्ट एक डायग्राम में शो करने की कोशिश किया हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी। सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी क्या होता है, वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल टू इट्स फील्ड कैपेसिटी कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी। मतलब फील्ड कैपेसिटी लेवल तक लाने के लिए जितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी। मान लीजिए कि आपका जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, ये है बाई एक्सिस पे रेट ऑफ ग्रोथ, एक्स एक्सिस पे है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सॉइल में वाटर का लेवल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल पे है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका फील्ड कैपेसिटी है, तो कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए, इतना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए, तो ये आपका सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी कहलाएगा। मान लीजिए कि आपका वाटर का लेवल परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक आ गया है, तो कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए, इतना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी हो जाएगा। अब जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ का रेट है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ किस पॉइंट पे होता है, तो होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल पे। ठीक है, जैसे ही वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल से ज़्यादा होगा, फील्ड कैपेसिटी की ओर बढ़ना शुरू होगा, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से वाटर घटना शुरू हो जाएगा तो भी हमारा रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो घटना शुरू हो जाएगा। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे आके तो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा और उसके नीचे तो पेड़ पौधे सूख ही जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ है फील्ड कैपेसिटी पे। ठीक है, और ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के ग्रोथ से ज़्यादा होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि हमारा फील्ड कैपेसिटी से वाटर का लेवल और ज़्यादा करते जाते हैं तो रेट ऑफ ग्रोथ हमारा और कम होता जाएगा। ठीक है, अब ये डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड बाय सॉइल इन रूट जोन एंड अवेलेबल टू प्लांट्स, ये कैलकुलेट करना है। जैसे कि फील्ड कैपेसिटी
जैसे कि आपने आपको बताया कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल और डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। मान लीजिए कि यूनिट एरिया का एक हम सॉइल का पीस लेते हैं, यूनिट एरिया का, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का सॉइल लिए और मान लीजिए डी मीटर उसका रूट जोन डेप्थ है, रूट जोन डेप्थ उसका डी मीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, डी इंटू 1 हो गया। और मान लीजिए गामा डी जो ड्राई यूनिट वेट है सॉइल का वो है, तो गामा डी इंटू डी हो गया इसका वेट, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल कितना हो गया, गामा डी इंटू डी हो गया, वॉल्यूम हो गया डी इंटू 1 डी और गामा डी इसका यूनिट वेट, तो हो गया वेट कितना हो गया गामा डी इंटू डी। अब फील्ड कैपेसिटी क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल डिवाइडेड गामा डी इंटू डी। तो वेट ऑफ वाटर रिटेन इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल कितना हो गया, गामा डी इंटू एफ, सिंपल है। अब ये वेट आ गया तो वॉल्यूम कितना आएगा, इसके यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया, और एरिया यूनिट है, एरिया यूनिट है तो डेप्थ कितना आ गया, एक तरह से ये आ गया डेप्थ, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन मीटर डेप्थ इक्वल टू दिस वन। तो इसीलिए बोलता है कि डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन फिलिंग द सॉइल अप टू फील्ड कैपेसिटी इक्वल टू गामा डी इंटू एफ डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। ये सिंपल कैलकुलेशन से आ गया। अब ये हमने फार्मूला लिख रखे हैं जस्ट फॉर रिमेंबर, न्यूमेरिकल में काम आएगा। जैसे कि डी हमने पीछे से ड्राइव करके निकाला, डी कितना होगा, गामा डी इंटू एफ डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, ये हमने लिख दिया। डी क्या है, रूट जोन डेप्थ है, और ये डी क्या है, ये डी क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल टिल फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम डी अवेलेबल इक्वल टू कितना हो गया, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी एफ सी माइनस डेप्थ ऑफ वाटर जो अवेलेबल था वो क्या बताया था, बिल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो वाटर होगा वही होगा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल। तो आगे गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी माइनस बिल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आ गया मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन द रूट जोन डेप्थ, ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबल। अगर कोई बोला रेडली अवेलेबल कितना है, तो जो बिल्टिंग पॉइंट है उसके जगह पे ये एम नोट आ जाएगा, रेडली अवेलेबल पॉइंट वाला, ठीक है। अगर बोला कितना वाटर अवेलेबल नहीं है, तो बिल्टिंग पॉइंट के नीचे जो भी वाटर है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो सिंपल से हो गया गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू बिल्टिंग पॉइंट का जो कोफिशिएंट है वो। अच्छा, ये हमने बना रखा है सिर्फ आपको विजुलाइज करने के लिए कि जैसे मॉइस्चर कंटेंट इस लेवल का जो मॉइस्चर कंटेंट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर वाला लेवल वाला, तो ये नॉट अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। इसके ऊपर जो है ये है रेडली अवेलेबल, ठीक है, ये है आपका फील्ड कैपेसिटी। तो मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट इतना है, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल वाटर जो कंटेंट है वो कैपिलरी वाटर ये इतना है, दिस वन। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है ओ एम सी एम नॉट जो है रेडली अवेलेबल वाला इतना रेडली अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होगा। जैसे ही मान लीजिए कि हमारा रेडली अवेलेबल तक पहुँचेगा, यहाँ तक वाटर लेवल जैसे ही पहुँचेगा, हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि यहाँ तक वाटर पहुँचेगा तो हम इरीगेट करेंगे, जैसे ही हमारा यहाँ तक वाटर पहुँचेगा हम इसको इरीगेट कर देंगे, ठीक है। तो वही हमने दिखा रखा है, एम नोट पर जैसे ही वाटर पहुँचा इरीगेट कर दिए। फील्ड कैपेसिटी से जैसे ही वाटर कम होना शुरू किया टाइम के साथ साथ, तो ये देखिए फील्ड कैपेसिटी से वाटर कम हो रहा है, हमने इरीगेट कर दिया, वाटर कंटेंट बढ़ा दिया, फिर से वाटर कम होना शुरू हो गया टाइम के साथ, फिर हमने इरीगेट कर दिया, वाटर बढ़ गया। तो मॉइस्चर कंटेंट का टाइम के साथ वेरिएशन ऐसा ही होगा, और जितना ये दोनों का जो इंटरवल होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन बोलेंगे। मतलब पहला सिंचाई यहाँ की है फिर दूसरा यहाँ की है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन डिसाइडेड अपन द मैक्सिमम अलाउबल डिफिसिट एंड रेट ऑफ कंजप्टिव यूज। मतलब अगर हम इसमें इतना अलाउ कर रहे हैं कि भाई इतना पानी हो जाएगा तो हम इरीगेट कर देंगे। अगर किसी को मन है कि भाई हमारा पानी इतना ही घटे, इतना ही लेवल पे जाए तो हम इरीगेट कर देंगे, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसको उतना दिन पे इरीगेट करना पड़ेगा। सी यू क्या है, कंजप्टिव यूज है, कितना एम पर डे वाटर कंजप्शन हो रहा है। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि 10 एम जैसे ही पानी कम हो हम इरीगेट कर दें, और 2 एम पर डे से, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 एम पर डे से आपका पेड़ पौधा पानी यूटिलाइज कर रहा है, और 10 एम जैसे ही कम होता है तो आप चाहते हैं कि इरीगेट कर दें, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 दिन पे आपको इरीगेट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी तरह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इक्वल टू डी डैश डिवाइड बाई सी यू, मैक्सिमम अलाउबल डिफिसिट डिवाइड बाई कंजप्टिव यूज। अब मान लीजिए कि ये रूट जोन डेप्थ में हमको देना है डी डैश वाटर, क्योंकि रूट जोन डेप्थ में वाटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन हम पानी
जब खेत में देते हैं सारा रूट जोन डेप्थ में पहुंच जाएगा क्या? नहीं, नहीं पहुंचेगा। कुछ पानी पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा, कुछ इवोपोरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा। तो हमको कितना पानी खेत में देना पड़ेगा, कितना डेप्थ ऑफ वाटर हमको खेत में देना पड़ेगा, दैट डेप्थ ऑफ वाटर किससे निकलेगा? डी डैश कितना रिक्वायर्ड है इरिगेशन के लिए, मतलब कंजप्टिव यूज के लिए कितना रिक्वायर्ड है, डिवाइड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाई वाटर गिवन टू द फील्ड। मतलब जितना वाटर हमको स्टोर करना है उससे ज़्यादा हमको फील्ड में देना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा कि डी डैश वाटर उसमें रूट जोन डेप्थ में मतलब आ जाए। तो डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड टू अप्लाई, कितना अप्लाई करना पड़ेगा? डी डैश बाई एन, एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपका सॉइल जो है 100% सेचुरेटेड है, तो 100% सेचुरेटेड है, उस केस में गामा डी बाई गामा डब्ल्यू का वैल्यू होगा जो पोरोसिटी और फील्ड कैपेसिटी का रेशियो होगा, जैसा बता। अब ये कैसे आया? यहाँ जैसे मैंने सोल्व करके दिखाया है, ये जो फॉर्मूला है उसको डेराइव करके हमने यहाँ दिखाया है। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। अब यहाँ सारे वॉइड्स जो है आपका वाटर से फिल्ड अप है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो गया। तो गामा डब्ल्यू बाई गामा डी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम, यही होगा इसका फॉर्मूला से। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को कुछ नहीं करना है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिखना है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे टोटल वॉल्यूम, आपको पता है पोरोसिटी होता है, इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक टर्म होता है वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट। वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें ऑलरेडी सस्टेन किया हुआ है डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अगर एरिया ए लेते हैं तो ए इंटू मान लिया डी डबल डैश डेप्थ का जो वाटर है, अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एनी स्टेज, किसी स्टेज पर डी डबल डैश वाटर उसमें सॉइल में है। ठीक है, टोटल रूट जोन डेप्थ है डी है, तो एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा? डी डबल डैश डिवाइड बाई डी। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रैक्शन पैटर्न ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन रूट जोन बाय प्लांट रूट्स। कहने का मतलब ये है कि इस तरह रूट प्लांट का जो रूट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, ऊपर ज़्यादा रूट्स होंगे, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा रूट्स कम होते जाएंगे, और जितना कम रूट्स उतना कम वाटर ऑब्जर्व करने की पावर, जितना ज़्यादा रूट उतना ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व करने की पावर। तो बोला कि अगर 4 भाग में डिवाइड कर दें अगर रूट जोन डेप्थ को, तो सबसे ज़्यादा 40% वाटर यहाँ से पेड़ पौधे लेते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, 30% मिडिल उसके जस्ट नीचे वाले पोर्शन से, और 20% उसके नीचे, और 10% सबसे नीचे वाले से, ये टोटल 100% हो जाएगा। अगर तो पूछेगा कि मतलब 100% वाटर ऑब्जर्व करता है प्लांट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? तो अपर लेवल में करता है, क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स यहाँ ज़्यादा होते हैं, सबसे नीचे रूट्स कम होते हैं, इसलिए 10% वाटर ऑब्जर्व करता है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेथड्स एडॉप्टेड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या हम मेथड एडॉप्ट करें कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बना रहे? ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। बहुत आसान होता है कि आप लैंड को फैलो छोड़ दीजिए, आप लैंड को खाली छोड़ दीजिए। तो लैंड को आप खाली छोड़ देंगे तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है सॉइल में, तो वो रिकवर कर लेगा, उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर लेगा, अगर 1-2 सीजन आप खाली छोड़ देते हैं तो। ठीक है, दूसरा है एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है, तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं मैन्योर और खाद या यूरिया ये सब जो है डालकर उसको और फर्टाइल बनाया जा सकता है, और न्यूट्रिएंट्स को बाहर से ऐड किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि मान लीजिए खरीफ सीजन है तो आपने धान रोपा, तो रबी सीजन में आप गेहूँ रोपते हैं या ग्राम रोपते हैं, तो इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी बनी हुई रहती है। रोटेशन ऑफ क्रॉप जो होता है, क्रॉप रोटेशन के कारण सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो बना हुआ रहता है। मतलब जो आप कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो खरीफ सीजन वाले जो फसल होंगे वो यूज करेंगे, कुछ रबी सीजन वाले यूज करेंगे, तो बैलेंस बना रहेगा एक न्यूट्रिएंट्स का, तो किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का डिफिसिट नहीं आएगा। अब मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही खेत में एक ही टाइम 2 या 2 से अधिक फसल को बोना एक ही सीजन में, तो उससे क्या होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा तो डिफिशियंसी किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का नहीं बना रहेगा। जैसे कि व्हीट और मस्टर्ड आप एक साथ लगा सकते हैं, ग्राम और बार्ले लगा सकते हैं एक साथ, तो इससे क्या होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहेगा, तो किसी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी नहीं आएगा। आज 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 के लिए इतना ही रखते हैं। कल पढ़ेंगे इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई डाउट है क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।